हेलो स्टूडेंट्स। अगर आप सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी डीडीयू या फिर किसी भी अन्य यूनिवर्सिटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर फिजिक्स में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। इस पूरे वीडियो को देखिएगा और साथ में इस पूरे लेक्चर सीरीज को देखिएगा जिसमें मैं एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस को लाने वाला हूं और हर साल यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। बहुत ही ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो रिपीटेड होते हैं, हर साल रिपीट करते हैं, है ना। तो इन लेक्चर सीरीज को आप देखिएगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इन लेक्चर सीरीज को देखने के बाद अपने एग्जाम में ना केवल पास होंगे बल्कि बहुत ही अच्छे नंबर से पास होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन शो कर रहा है। वो क्या है? थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम मीन्स ऑप्शंस में दिए गए हैं थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, ऑल ऑफ द एबव, है ना। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम के ये तीनों पार्ट है, थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। यानी हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा सही होगा? चौथा। बहुत सही, है ना। डी ऑप्शन पहले क्वेश्चन का हमारा सही है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल प्रोसेस द क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट। अच्छा, जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है उसमें कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो कांस्टेंट बच जाती है? तो वो है हमारे पास टेम्परेचर। ठीक है, ये हमारा सही हो गया। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास। ड्यूरिंग एन एडियाबेटिक प्रोसेस द क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट। हम सभी को पता है कि एडियाबेटिक प्रोसेस में कौन सा क्वांटिटी जो है कि कांस्टेंट रहता है? वो है हीट। ठीक है, जो कि इसमें नहीं दिया गया है, यानी हमारा चौथा ऑप्शन जो है वो क्या होगा? सही होगा। हीट जो होता है वो क्या होता है? एडियाबेटिक प्रोसेस में कांस्टेंट होता है और हमारे इस थर्ड क्वेश्चन में कोई भी ऑप्शन ऐसा दिया ही नहीं गया है, यानी हमारा जो डी ऑप्शन है, नॉन ऑफ द एबव, ये सही होगा। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है चौथा। फॉर द एडियाबेटिक प्रोसेस ऑफ एन आइडियल गैस द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम इज गिवन बाय। अच्छा, तो हमारे पास आप देख पा रहे हैं कि सेकेंड वाला ऑप्शन यानी कि बी जो दिया है, पी के पावर गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, यही हमारा क्या है? एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन है। ठीक है, तो इसको आप सही करेंगे यानी करेक्ट करेंगे। ओके, अच्छा, गामा का यहाँ पे वैल्यू क्या होता है? CP/CV। आपके क्वेश्चंस में जो भी मैं बताऊंगा उसमें कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आपको एक क्वेश्चन के साथ साथ 2-3 क्वेश्चन तैयार करा देगा, है ना। जैसे कि यहाँ पे गामा का वैल्यू क्या होता है? CP/CV। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। लिखा क्या है? इन फ्री एक्सपेंशन। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, है ना, पहला और दूसरा ऑप्शन दिया है। अच्छा, जो तीसरा ऑप्शन है बोथ A एंड B, वही वाला सही होगा। क्यों? क्योंकि जब फ्री एक्सपेंशन होता है तो उस समय ना ही हम उस पर कुछ वर्क कर रहे होते हैं, ना ही सिस्टम कुछ वर्क कर रहा होता है, और ना ही उसमें हीट इंटर होता है, ना ही हीट बाहर निकलता है। ठीक है, तो हमारा जो C वाला ऑप्शन है वो क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास छठवां, जो कि है द एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट इंजन इज गिवन बाय। तो हमारे पास पहला ऑप्शन है वर्क आउटपुट बाय हीट इनपुट, दूसरा ऑप्शन है 1-T2/T1, तीसरा ऑप्शन है 1-Q2/Q1, है ना। तो जब मैंने पढ़ाया था तो आप सभी को पता होगा, जब मैंने ये लेक्चर पढ़ाया था उस समय आप सभी को पता होगा कि मैंने आपको बताया था कि ये तीनों जो हैं वो क्या है? सही हैं। यानी हमारा जो चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव, ये वाला क्या होगा? सही होगा। इस पर हमको ट्रिक लगा करके आगे बढ़ जाना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास। द इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस डिपेंड्स ऑन। अच्छा, इंटरनल एनर्जी किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? केवल टेम्परेचर पर, है ना। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा, जितना कम होगा, उसी पे आइडियल गैस का इंटरनल एनर्जी डिपेंड करेगा। तो सी ऑप्शन हमारा जो है वो क्या होगा? सही होगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है द हीट गिवन टू एन आइडियल गैस इन आइसोथर्मल कंडीशन इज यूज्ड। इसका आंसर होगा, अच्छा, आइसोथर्मल कंडीशन है यानी टी जो है वो कांस्टेंट होगा। अगर टी कांस्टेंट है तो जो सारा हीट है वो क्या होगा? एक्सटर्नल वर्क में बदल जाएगा। यानी हमारा जो ऑप्शन बी है वो सही होगा, इन ड्यूरिंग एक्सटर्नल वर्क। इस पर हमको ट्रिक लगाना है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। एन आइडियल गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड फ्रीली अगेंस्ट अ वैक्यूम इन अ रिजिड इंसुलेटेड कंटेनर द गैस अंडरगोज। अच्छा, इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी आप जरा देखेंगे। ऑप्शन सी क्या है? नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज इन इट्स टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी। ये वाला जो ऑप्शन है वो क्या होगा? हमारा सही होगा। इस पर टिक लगाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे 11वें क्वेश्चन की तरफ। ये क्या कह रहा है?
ड्यूरिंग द मेल्टिंग ऑफ स्लेब ऑफ आइस एट 273 केल्विन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आप देखेंगे और ऑप्शन सी, इंटरनल एनर्जी ऑफ आइस वाटर सिस्टम इंक्रीजेज। ठीक है, जब बर्फ़ जब पिघलता है तो उसके इंटरनल एनर्जी में क्या होता है, वृद्धि होता है, जिसके कारण से उसका टेम्परेचर बढ़ता है और वो पिघलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 12वें क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रिवर्सिबल। इसमें आप देखेंगे ऑप्शन बी, चेंज इन स्टेट, है ना, तो ये हमारा क्या होगा, सही ऑप्शन होगा। इस पर हम ट्रिक लगाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे अपने 13वें क्वेश्चन की तरफ। द स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। अच्छा, इसका ऑप्शन कौन सा होगा सही, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, कैन हैव एनी वैल्यू बिटवीन 0 एंड इनफाइनाइट, है ना। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस यानी कि किसी गैस का स्पेसिफिक हीट कितना हो सकता है, 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक। ठीक है, समझ में आ रही है बात, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास 14वां क्वेश्चन है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इज रिलेटेड टू। अच्छा, जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो किससे रिलेटेड है, वो है टेम्परेचर से रिलेटेड, है ना। जिन लोगों ने मेरा लेक्चर देखा है वो जान रहे होंगे कि किस टर्म्स में टेम्परेचर से रिलेटेड होता है। मैंने आपको बताया था कि सिस्टम ए बी अगर आपस में क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी सी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और सी ऑटोमेटिकली वो क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। और थर्मल इक्विलिब्रियम अर्थात टेम्परेचर का ही यहाँ पे बात होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम उठाते हैं 15वां। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज पाथ इंडिपेंडेंट। अच्छा, तो कौन सा ऐसा फंक्शन है जो पाथ इंडिपेंडेंट है। चारों पढ़िए, वर्क, हीट, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, है ना। तो कौन सा है, इंटरनल एनर्जी, क्योंकि मैंने आपको बताया था पढ़ाते समय कि इनिशियल इंटरनल एनर्जी और फाइनल इंटरनल एनर्जी के बीच का डिफरेंस हम केवल निकाल सकते हैं, है ना। बाकी आप इंटरनल एनर्जी को डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। यानी हमारा जो सही ऑप्शन है वो क्या है, इंटरनल एनर्जी। अब अगला आता है 16वां क्वेश्चन हमारा, इन विच प्रोसेस नो हीट इज़ रिक्वायर्ड। अच्छा, किस प्रोसेस में हीट जो है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये पढ़ाया था, इन फ्री एक्सपेंशन, है ना। तो जो हमारा ऑप्शन डी है वो क्या होगा, बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, इन विच प्रोसेस देयर इज अ चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। अच्छा, तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन बी, एडियाबैटिक, यही करेक्ट है। कैसे करेक्ट है, अच्छा, एडियाबैटिक प्रोसेस यानी कि डी क्यू इक्वल्स टू 0। अच्छा, अगर डी क्यू इक्वल्स टू 0 है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डी यू इक्वल्स टू डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू, इससे अगर हम निकालें तो डी क्यू 0 होगा, यानी डी यू इक्वल्स टू माइनस डी डब्ल्यू। समझ पा रहे हैं, तो यानी हमारा जो ऑप्शन बी है वो क्या है, एडियाबैटिक, यही सही ऑप्शन है। आप सभी इस लेक्चर को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमारे ये जो परिवार है वो और बड़ा हो सके, है ना, और भी ज़्यादा बच्चों तक हमारा ये जो लेक्चर है, जो वीडियो है वो पहुँच सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने 19वें क्वेश्चन पे। ठीक है, द वर्क डन इन अ साइकिल इज़ गिवन बाय द एरिया इनक्लोज्ड बाय द साइकिल ऑन पीवी डायग्राम दिस स्टेटमेंट। अच्छा, तो इसमें ये पूछ रहा है कि जो पीवी डायग्राम है उसका एरिया क्या होता है, वर्क डन के बराबर होता है, क्या ये सही है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है, इज़ ऑलवेज ट्रू, है ना, ये हमेशा क्या होता है, सत्य है। क्योंकि मैंने आपको जब पढ़ाया था तो उस समय भी मैंने पीवी डायग्राम बनाया था और वहाँ पे पीवी डायग्राम के माध्यम से मैंने आपको वर्क डन निकाल करके दिखाया था, है ना। तो वहाँ से आप ये जान सकते हैं कि ये क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20वां। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द कंजर्वेशन ऑफ, कौन सा है, मोमेंटम, एनर्जी, बोथ, टेम्परेचर। जो हमारा ऑप्शन बी है, एनर्जी, यही क्या है, सही है ना। यानी जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर काम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 21वां। ये क्या कह रहा है, इफ़ अ सिस्टम अंडरगोज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम देन द वर्क डन बाय द सिस्टम इज, क्या होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेग्लेजिबल, ज़ीरो। इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है, नेगेटिव, वो सही होगा, है ना। यानी जब वॉल्यूम जब कम होगा तो उस कंडीशन में जो वर्क डन है वो क्या होता है, नेगेटिव जाता है ना। हमारा अगला 22वां क्वेश्चन है, अ सिस्टम परफॉर्म्स
work del W when a amount of heat del Q is added to the system. The corresponding change in internal energy is del U. A unique function of initial and final state irrespective of the mode of change is, कौन सा ऑप्शन होगा? A B C D. कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी डेल यू, ये हमारा क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24वां क्वेश्चन है, अ गैस इज कंप्रेस्ड एट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर फ्रॉम अ वॉल्यूम ऑफ 10 मीटर क्यूब टू अ वॉल्यूम ऑफ 4 मीटर क्यूब. Energy of 100 joule is then added to the gas by heating. Its internal energy is, यानी इसका इंटरनल एनर्जी कितना होगा? तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करेंगे? डी डब्ल्यू इक्वल्स टू पी डी वी से हम इसका पहले वर्क डन निकालेंगे, है ना। तो इसका वर्क डन आएगा हमारे पास 300, है ना। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद डी क्यू इक्वल्स टू हमको दिया हुआ है 100 जूल, ठीक है। अच्छा, जब इन दोनों को हम ऐड और सारी चीज़ें करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, तो हमारे पास डी यू का जो वैल्यू है वो क्या होगा? 400 जूल। यानी हमारा जो पहला ऑप्शन है 400 जूल, वही क्या होगा? सही होगा। अगला हमारा है 25वां क्वेश्चन, द इक्विवेलेंस ऑफ टू सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम इज रिप्रेजेंटेड बाय, कौन सा ऑप्शन होगा सही? पहला टेम्परेचर, है ना। यही हमारा क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। इसको ट्रिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 26वां क्वेश्चन, ये क्या बोल रहा है? इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस द वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, द प्रोसेस इज कॉल्ड, यानी जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो इसमें आप देखिए सेकंड ऑप्शन है ना, बी वाला, आइसोचोरिक या फिर आइसोकोरिक, है ना। बहुत सारे लोग आइसोचोरिक पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे आइसोकोरिक पढ़ते हैं, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। जो हमारा बी ऑप्शन है उस पर हम ट्रिक लगा करके आगे बढ़ जाएंगे। बहुत सारे टीचर्स ऐसा कहते हैं कि 100% क्वेश्चन मिलेंगे, 90% क्वेश्चन मिलेंगे। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, है ना। 100% नहीं मिलेगा, कोई कुछ भी कर ले 100% नहीं मिलने वाला है। पर अगर आप यहाँ से पढ़ के जाते हैं तो आपको 60 से लेकर के या फिर 70 से लेकर के 80% तक क्वेश्चन आपको इस लेक्चर सीरीज से मिलेंगे, है ना। ये मेरा दावा है। तो आप इनको देखिए और अपने एग्ज़ाम में बहुत ही एकदम खुले मन से जाइए। केवल इसी लेक्चर को आप देख करके जाएंगे तब भी आपका बहुत ही बढ़िया नंबर आएगा, आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे अपने बीएससी में, है ना। तो इसी के साथ चलते हैं, नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।